हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का, जिसका जो कि है लोड्स। लोड्स हम लोग देखेंगे कि लोड्स क्या होते हैं, लोड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पिछले बार हम लोग पिछले क्लास में हमने क्या किया था, बॉडी के बारे में पढ़ा था, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, और वही बॉडी के ऊपर जो लोड एक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स जो एक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि लोड्स क्या होते हैं। लोड्स आर डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और ए कपल, एक्सटर्नल फोर्स और ए कपल to which a component is subjected during its functionality। ठीक है, loads are defined as an external force or a couple to which a component is subjected during its functionality। इसका मतलब ये है कि लोड कुछ नहीं, एक एक्सटर्नल फोर्स है और कपल हो सकता है। कपल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो दोनों तरफ एक्ट करेंगे वो कपल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स और कपल टू विच कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। अब इसमें क्या क्या लोड लग सकते हैं? मान लो कंपोनेंट है, कोई बॉडी है, जैसे कि ये है, ठीक, ये बॉडी है, इस पर क्या लग रहा है? ये फोर्स लगा, मान लो P, ये फोर्स लगा P। ठीक है, और किस तरीके से लग सकता है? और लग सकता है इसके कारण क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ठीक है, ये क्या है? इसको यहाँ क्या हो रहा है? पुल हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इसी बॉडी को देखेंगे, अगर इस तरीके से अपन एक्ट करा दें एक्सटर्नल फोर्स को, तो ये क्या है? हमारा पुश है। ठीक है, पुश कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? डिफॉर्म होगा, इस तरीके से बॉडी डिफॉर्म होगा। ठीक है, अब और ये मान लो पहला, ये दूसरा तरीका। तीसरा हो सकता है कि आपका एक बॉडी है या बार, बीम, जो भी ले सकते हैं, अगर इस तरीके से है। अब इसमें आपने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, तो इससे क्या होगा? इस तरीके से ये बैंड हो जाएगा और कुछ ना कुछ, मान लो यहाँ डेल है, इसका डिफ्लेक्शन, जिसके कारण ये नीचे बैंड होगा, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंड। ठीक है, चौथा है, अगर मान लो इस तरीके से एक सर्कुलर बॉडी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी है। ठीक है, यहाँ मान लो एक फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ पे ये P और ये P, ये क्लॉकवाइज, और इधर मान लो कि ये यहाँ P और यहाँ P, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कपल बना रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्विस्ट। ठीक है, एक और देख सकते हैं, ये बॉडी है, इस पे क्या हो रहा है? मान के चलो बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी को क्या करेंगे? ये शियर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या, ये दबाव डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? ये स्लाइड हो सकता है, तो स्लाइड होके ये क्या होगा? ये क्रैक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? शियर हो रहा है। ठीक है, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एक दूसरे के हैं, तो ये क्या है? फोर्स सारे इसको शियर कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के ये आपके लोड्स हैं जो एक्ट करते हैं। एक तो आपका ये हो गया, पुल वाला हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग टेंसाइल लोड, और ये हो गया हमारा
कंप्रेसिव लोड। उसी तरीके से ये वाला हो गया हमारा बेंडिंग लोड। यहाँ पे क्या हो गया, ट्विस्टिंग या टॉर्क बोलते हैं, ट्विस्टिंग या टॉर्क। ट्विस्टिंग, इस ट्विस्ट के कारण, इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ट्विस्ट हो रहा है बॉडी, इसलिए वहाँ पे ट्विस्टिंग लोड है। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सब जगह सेम है, बट हो क्या रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो रहा है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने की वजह से भी जो इस बॉडी पे इफेक्ट है वो अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स कि क्लियरली कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड पे भी कर रहा है और डायरेक्शन पे भी। इससे क्लियर है। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन चेंज करने की वजह से अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग लोड हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे शियर लोड, ठीक है, शियर लोड यहाँ पे, ठीक। तो इसके बारे में सारा का सारा अलग अलग चैप्टर भी है और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे बाद में, पर फिलहाल के लिए ये जानना था कि क्या क्या लोड लग सकते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स, और इसको क्लियरली अच्छे से और आगे देख लेते हैं इसको और किस तरीके से किस किस टाइप से हो सकते हैं लोड्स। चलो ये हो गया जनरल व्यू जो है। देखो लोड जो है वो पहला जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में दो प्रकार के लोड होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक लोड, एक होता है स्टैटिक लोड और दूसरा होता है आपका डायनेमिक लोड, आपका डायनेमिक लोड। अब इसमें भी फर्दर डिवाइड है स्टैटिक लोड में। फर्दर क्या डिवाइड है आपका स्टैटिक लोड में, पहला है आपका डेड लोड और दूसरा है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक लोड में अगर देखें फर्दर किसमें डिवाइडेड है, ये एक होता है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड को हम लोग बोल सकते हैं सडनली अप्लाइड लोड भी, सडनली अप्लाइड लोड, या फिर शॉक लोड भी बोल सकते हैं, शॉक लोड्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये एक और डिवाइड होता है जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग, फटीग लोड। डायनेमिक लोड में ही आता है फटीग लोड। फटीग लोड में इसको वेरिएबल लोड भी बोलते हैं, वेरिएबल लोड, या फिर क्या बोल सकते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड। तो ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब की बात होगा, जो टाइम पे डिपेंडेंट, वो लोड जो टाइम पे डिपेंडेंट होगा, उसमें पहला है स्टैटिक लोड, फिर दूसरा डायनेमिक लोड, उसके अंदर इसके अलग अलग है डेड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। उसी तरीके से डायनेमिक जब मोशन में रहेगा तो वो इम्पैक्ट लोड और फटीग लोड। स्टैटिक लोड मतलब रेस्ट पे रहेगा, ये मोशन पे रहेगा। अब देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जब डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा तब के केस में आपका क्या हो जाएगा, तब के केस में आपका नॉर्मल लोड और एक शियर लोड। पहला हो गया नॉर्मल लोड और दूसरा हो गया शियर लोड। नॉर्मल लोड में भी आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सियल लोड और एक इसेंट्रिक लोड, ठीक है। एक हो गया आपका एक्सियल लोड और दूसरा इसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड और यहाँ पे इसेंट्रिक लोड। एक्सियल लोड में टेंसाइल और यहाँ पे कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। इसेंट्रिक में इसेंट्रिक, टेंसाइल और इसेंट्रिक, कंप्रेसिव। शियर लोड में
एक होगा ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, और दूसरा होगा इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये सारे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन है, और एक और आता है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। इसको अलग से देख लेंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको अलग से लिख लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में क्या हो जाएगा, पहला जो है वो आपका कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। अब इसमें क्या क्या है, इसमें पहला है आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। अब इसमें कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड में जैसे ये है आपका, किस तरीके से एक्ट करेगा, मान लो ये आपका बीम है या बार है, उसमें क्या होगा कि एक पॉइंट पे P मैग्नीट्यूड का लोड एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से एक ही जगह पे पॉइंट लोड है, एक ही पॉइंट पे एक्ट करेगा ये लोड, दैट मीन्स ये क्या कहला रहा है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। इस एक ही जगह पे कंसंट्रेट है, इसके कारण जो भी इफेक्ट आएगा बॉडी पे, वो जो भी आएगा उसको पढ़ेंगे बाद में, बट कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड को देखना रहेगा तो इस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा है आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट्स, कंसंट्रेटेड मोमेंट्स। कंसंट्रेटेड मोमेंट्स, ठीक है। यहां पे इस तरीके का मान लो ये बीम है, इसमें आपका इसमें हो रहा है कि मूवमेंट लग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट लग गया, इस तरीके से मूवमेंट लग गया, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट्स की बात हो रही है, तो ये हो सकता है कि सिर्फ यहीं पे लगे मूवमेंट, ठीक है। एक ही जगह पे मूवमेंट लग रहा है, कंसंट्रेट, किसी एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है मूवमेंट, वो हो गया हमारा कंसंट्रेटेड मूवमेंट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो जैसे पहला तो हो गया कंसंट्रेटेड लोड, अब दूसरा लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स में क्या क्या है आपका, पहला जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, इसको बोलते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स। ये कैसे रहते हैं, इस तरीके से बीम है आपका, और इस पे या तो इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा W किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको शो करने का दूसरा तरीका है ये इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड।
इसके बारे में सारा का सारा हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये सब देखेंगे और शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग इसको पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस अभी सिर्फ कैसे एक्ट कर रहा है और कैसा दिखता है वही देख लेना है। अभी लोड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, एक हो गया यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको लिखो यहाँ पे, टू यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। यहाँ पे कैसे होता है, ये मान के चलो बीम है, यहाँ पे वैरी करते जा रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है। इस तरीके से लोड जो है एक्ट कर रहा है, जो वैरी कर रहा है। इस जगह का मान लो W किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन वो इसी जगह का रहेगा, ठीक है। ये वैरी करते जा रहा है और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL। अब देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, थर्ड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें कैसा एक्ट करेगा, इस तरीके से बीम होगा, ये आपका सपोर्ट है और यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट सारा तरफ लगा हुआ है, ठीक है। और ये सब सारा बराबर मैग्नीट्यूड का लगा हुआ है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट रहेगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब पढ़ने वाले हैं डिटेल। सबसे पहले क्या, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, लोड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। देखो स्टैटिक लोड जिसमें है, पहला क्या था, डेड लोड। यहां पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड डज नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी लोड का जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है या किसी कंपोनेंट पे एक्ट कर रहा है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। वो एज इट इज़ जितना लोड है और जितना उसका जो डायरेक्शन है वो सेम टू सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए लेंगे तो कोई भी मशीन कंपोनेंट है या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी ले सकते हैं। मशीन और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लेथ मशीन भी ले लें, वो लेथ बेड पे वो सेम टू सेम अगर एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो लोड जो है उस पर जितना वो लेथ का लोड होगा उतना एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन भी एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर अलग से लोड लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल के लिए लोगे तो स्ट्रक्चरल और मशीन कंपोनेंट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ये है आपका, इस साइड ले लेते हैं लोड और इधर ले लेते हैं टाइम। इसको बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला डेड लोड के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ लोड डज नॉट वेरी विथ टाइम, मतलब या फिर डज नॉट वेरी या रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका जो लोड रहेगा, लोड अगर P है इस जगह पे, मान लो अगर आपका इतना लोड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का लोड लग रहा है, मान लो ये है आपका P। अब ये लोड लगा, ये कांस्टेंट रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में।
ये कांस्टेंट रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डेड लोड के बारे में देखेंगे तो इस तरीके से है, और एग्जाम्पल में लिख सकते हो स्ट्रक्चरल एंड मशीन कंपोनेंट आपके इस डेड लोड के अंडर में आते हैं, जिसके ऊपर लोड एक्ट करता है स्ट्रक्चरल और मशीन कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो ब्रिज हो सकता है, ठीक है, मशीन कंपोनेंट भी बहुत सारे होते हैं। उसी तरीके से चलो आगे देखते हैं। ये बात हो गई हमारी डेड लोड के लिए। सेकंड नंबर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सेकंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इसके नाम से ही पता चला कि ग्रेजुअली लोड को अप्लाई किया जाता है। पहले जीरो था, मैग्नीट्यूड जीरो था, और धीरे 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 बढ़ के वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक गया, तो वही कहलाएगा आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो लिखो हुज मैग्नीट्यूड वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम, हुज मैग्नीट्यूड वेरीज ग्रेजुअली फ्रॉम 0 to maximum, then after remains constant with respect to time। ठीक है, क्या होता है कि ऐसा लोड जो कि आपका एक्ट कर रहा है, वो स्टार्टिंग में क्या था, जीरो था, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली खिंचता चला गया, उसके बाद एक मैक्सिमम लिमिट तक आएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस टाइप का जो लोड होगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर ये है आपका वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखूं, तो यहाँ पे तो इनिशियली P है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे आपका इस तरीके से इधर टाइम T का वेरिएशन। तो यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या अटेन किया है, वो P मैक्सिमम अटेन कर लिया, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, लोड जो है कांस्टेंट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब लोड का जो है आपका जो लोड लग रहा है वो स्टेबल हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, इतने तक में मान के चलो टाइम T पे अटेंड किया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इसका एग्जाम। इसको देख लो, मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक बार है जो लटका हुआ है, हैंग है यहाँ पे। अब इस पे अगर हम लोग फोर्स एक्ट कराते हैं, इस पे मान के चलो एक फोर्स एक्ट करा रहे हैं जो कि P है, मैग्नीट्यूड ऑफ P है, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, ये खींचेगा नीचे, और ये खींच के कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। तो ये आ गया आपका डेल, अगर डिस्टेंस है, ये P आपका एक्ट कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका P एक्ट किया था इनिशियली, फिर यहाँ पे आपका P मैक्सिमम अटेन करने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये इतना तक ही इसको स्ट्रेच कर पाएगा। ठीक है, और ये इनिशियली तो 0 चल रहा था, फिर उसके बाद P मैक्सिमम तक अटेन किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया लोड। और ये कितना डिफ्लेक्शन दिया इस पे, इस बार पे वो डेल दिया। ठीक है, तो देखो इसका वेरिएशन कैसा होगा। इनिशियली ये 0 था, मान के चलो यहाँ पे P मैक्सिमम 10 किलो न्यूटन अटेन किया, और ये डेल इक्वल टू क्या किया है हमने, 10 mm। ठीक है, ये डेल जो है, जो आपका डिफॉर्म हुआ, वो डिफॉर्मेशन इसका कितना है, 10 mm, और जो लोड मैक्सिमम हुआ वो 10 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे देखते हैं, इनिशियली ये 0 पे था, फिर धीरे धीरे अटेन करके कहाँ पहुंचा, यहाँ पे, और ये फिर कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका P मैक्सिमम जो है 10 किलो न्यूटन है, P मैक्सिमम 10 किलो न्यूटन है, और यहाँ पे आपका जो है, अगर डेल यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिफॉर्मेशन वाला, तो यहाँ पे डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 mm। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, हम ये भी निकाल सकते हैं कितना वर्क लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में, कितना वर्क डन लगा खींचने में, वो कहाँ से पता चलेगा, ये P और डेल के ग्राफ से।
इसका जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, वर्क डन। ठीक है, पी मैक्सिमम यहाँ पे, तो ये जो है इसका यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा आपका, वर्क डन बाय द लोड। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट इज ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू पी मैक्सिमम, हाफ इंटू पी मैक्सिमम, हाफ इंटू पी मैक्सिमम इंटू डेल। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू पी मैक्सिमम कितना है हमारा 10 किलो न्यूटन है, दैट इज 10 इंटू डेल की वैल्यू 10 mm। ठीक है, और ये किलो न्यूटन में, तो इसका मतलब इधर से आ जाएगा आपका 100 यानी 50 किलो न्यूटन mm। ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया किसका, ये लोड जो एक्ट कर रहा है उसके कारण जो भी वर्क लगा यहाँ से यहाँ तक लाने में 10 mm डिफॉर्मेशन करने में, वही वर्क डन हो गया इतना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे वेरिएशन कितना है, देखो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ इतना, अगर इतना डेल पी वेरिएशन को हमने चेक किया तो कितने टाइम के लिए एक्ट किया, डेल टी। उसी तरीके से जहाँ पे भी मतलब वेरिएशन ऑफ, यहाँ पे ऐसा है कि वेरिएशन ऑफ लोड इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे ओ ले लो तो यहाँ पे ए अप टिल ए, मतलब ए तक जाने तक जो वेरिएशन है डेल पी और डेल टी लगभग बराबर, वेरिएशन दोनों में नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग आगे का। चलो तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जैसे बताया था कि अपन जब फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी मैक्सिमम ले रहे हैं। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मैग्नीट्यूड इज द maximum magnitude of load attained। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मैग्नीट्यूड इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ लोड अटेंड, मतलब कि जो पी मैक्सिमम होगा वही इसका शो करेगा। पी मैक्सिमम से ही 10 किलो न्यूटन लगाया हुआ था, वही 10 किलो न्यूटन यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे इस तरीके से है और ये सडनली मान लो इस तरीके से यहाँ से तुरंत P जो है इस साइड P है और इधर टाइम T है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ लोड विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन ऑफ लोड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से सडनली मान लो ऐसा उठ गया, फिर यहाँ से आपका कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ गया, यहाँ पे गया वो P मैक्सिमम, इस जगह पे P मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ देख लो, देखो यहाँ पे वेरिएशन जो है मान लो ये डेल टी है, लेकिन इसका वेरिएशन डेल पी। तो डेल पी का वेरिएशन मतलब लोड बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा आपका लोड वेरिएशन हो रहा है, मतलब इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा लोड वेरिएशन। तो इस टाइप के सिचुएशन में लोड जो क्या कहलाता है, वो इम्पैक्ट लोड कहलाता है। मान लो ये स्लोप है, स्लोप इज वेरी हाई इन द पी एंड टी डायग्राम, then that load is known as impact load। ठीक है, तो स्लोप इज वेरी हाई, हियर स्लोप इज
here slope is very high and that type of load is impact load। ठीक है, इस टाइप के लोड को क्या कहते हैं हम लोग? इम्पैक्ट लोड कहते हैं, जो एकदम सडनली थोड़े से टाइम के लिए सडनली बहुत ज़्यादा लोड आ गया। ठीक है, सडनली तुरंत पीक पकड़ लिया, मतलब तुरंत पी मैक्सिमम आ गया, मतलब विदाउट ए नेग्लिजिबल टाइम वो पी मैक्सिमम अटेन कर लिया। वो टाइप ऑफ लोड को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट लोड। सडनली इम्पैक्ट किया यूँ। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आया और बैट पे लगा तो तुरंत इम्पैक्ट किया, तो जो बॉल से जो बैट पे इम्पैक्ट कर रहा है वो टाइम जो है बहुत कम लगता है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स का लगता है, तो उससे क्या होता है, उस टाइप के लोड को क्या कहलाते हैं? जैसे इम्पैक्ट लोड। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो उसमें क्या है? सॉकअप रहता है, सॉकअप एब्जॉर्बर रहता है। तो सॉकअप क्या करता है? सडनली लोड जो है आपका, जहाँ ब्रेकर आया वहाँ पे उछला और सडनली लगा, तुरंत इम्पैक्ट किया, तो उस लोड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? शॉक एब्जॉर्बर। और उसमें क्या होता है? स्प्रिंग। तो उसी स्प्रिंग को यूज़ करते हैं हम लोग इम्पैक्ट लोड को सस्टेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ताकि आपके कंपोनेंट ऑफ बाइक, मोटरसाइकिल जो भी हैं या कार है, उसके कंपोनेंट्स और उसके स्ट्रक्चर, मशीन कंपोनेंट जो हैं उसके खराब ना हो। ठीक है, या फेल ना हो जल्दी वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। आर द लोड विच आर एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो बहुत कम समय के लिए एक्ट करे वो लोड क्या कहलाता है? इम्पैक्ट लोड। विच आर एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, which are acting for a short interval of time is known as the impact load। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए शॉक स्प्रिंग जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, स्प्रिंग ऑन शॉक एब्जॉर्बर, स्प्रिंग ऑन शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, स्पर गियर टूथ, गियर का जो टूथ होता है स्पर गियर टूथ, ये सारे एग्जाम्पल। जैसे पिस्टन भी आपका इंजन में, वो भी एग्जाम्पल में ले सकते हो। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब इम्पैक्ट लोड में मान लेते हैं स्मॉल टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, मतलब टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड मतलब कितने टाइम के लिए अप्लाई हुआ लोड, कितने देर तक अप्लाइड हुआ, मतलब कितने देर तक वो इम्पैक्ट किया, तो दैट इज द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लोड। और कैपिटल टी मान लेते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कितने आपका टाइम जो है वो, ये टोटल टाइम है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट हुआ फिर निकला, फिर उतने टाइम में वो कितना हुआ। ठीक है, टोटल टी। ठीक, अगर इम्पैक्ट लोड के लिए आपका कंडीशन ये है कि आपका T/2 इज लेस देन T होना चाहिए। ठीक है, T/2 इज लेस देन यहाँ पे क्या होना चाहिए? इम्पैक्ट लोड के लिए T अगर लेस देन T/2 रहेगा तभी वो क्या कहलाएगा? इम्पैक्ट लोड। ठीक है, और अगर T जो है ग्रेटर देन 3T होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक लोड। मतलब अगर T जो है लेस देन T/2 रहेगा तभी वो इम्पैक्ट लोड कहलाएगा। मतलब टोटल टाइम जो है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वाइब्रेशन से इसका हाफ से वो कम रहेगा तभी वो इम्पैक्ट लोड है। और यहाँ पे आपका इम्पैक्ट, आपका टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड ग्रेटर देन अगर 3T रहेगा तभी वो स्टैटिक
लोड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच रहेगा तो मान के चलो T/2 आपका जो है T है और लेस देन 3T। ये अगर ये कंडीशन आ गया तो क्या होगा, ये ना तो स्टैटिक लोड है, ना तो स्टैटिक लोड रहेगा, ना तो इम्पैक्ट लोड होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मे बी स्टैटिक और इम्पैक्ट, स्टैटिक भी हो सकता है और इम्पैक्ट लोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी होगा तो इसका मतलब ये है कि हम जो डिज़ाइन पर्पज से देखेंगे तो हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, इट इज़ बेटर टू कंसीडर इम्पैक्ट लोड। इट इज़, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो इट इज़ बेटर टू कंसीडर इम्पैक्ट। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट लोड पे जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द स्टैटिक लोड। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है, इम्पैक्ट फोर्स है, वो कंपेरेटिवली बहुत हाई रहता है किसके कंपेयर में, स्टैटिक लोड के कंपेयर में। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका डेल इम्पैक्ट इज ग्रेटर देन डेल स्टैटिक। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपका इम्पैक्ट का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि अगर इसको बराबर करना रहे तो कुछ ना कुछ फैक्टर रहेगा, इम्पैक्ट ग्रेटर देन डेल स्टैटिक इनटू इम्पैक्ट फैक्टर। ये क्या है आपका, इम्पैक्ट फैक्टर। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टैटिक को तो आपका वो है इसके बराबर आएगा, तब इम्पैक्ट के, इसको निकालने का तरीका ये, इम्पैक्ट फैक्टर का भी एक अलग फॉर्मूला होता है, इम्पैक्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इम्पैक्ट का आपका क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक जो है ये कहाँ से आता है, ये सॉम इक्वेशन से। ठीक है, जो P/A करके लिखा रहता है। ठीक है, तो देख लो इम्पैक्ट फैक्टर जो है कैसे निकालते हैं, वो 1 + 2h बाय डेल स्टैटिक। ठीक है, ये डेल स्टैटिक क्या है, ये डिफॉर्मेशन स्टैटिक, ये भी सॉम इक्वेशन से निकल के आता है। ठीक है, ये भी आपका सॉम के इक्वेशन से निकल के आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इक्वेशन जो रहेगा वो निकल के आएगा। ये सब आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इसके बाद का अगला टॉपिक है, उस पर पूरा क्लियरली डिटेल पढ़ेंगे। अभी तक तो सिर्फ एक कॉमन इंट्रोडक्शन है लोड के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, और जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है, यही सब की कहानी चल रही है अभी तक। ठीक है, अभी मेन जो है अपन चैप्टर वाइज आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है कि इन द केस ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है, अब इम्पैक्ट फैक्टर पे आप ये वाली डेल स्टैटिक की वैल्यू पुट कर दोगे, और ये h जो है आपकी वो हाइट रहेगी। ठीक है, कितने हाइट से वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना हाइट है, और वो पुट करना है, इसको पुट करना है, तो इससे इम्पैक्ट फैक्टर निकल के आएगा। इम्पैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना स्टैटिक से, उससे क्या निकल के आएगा, आपका स्ट्रेस ऑफ इम्पैक्ट स्ट्रेस। अब मान के चलो इफ एकदम आपका जो हाइट है सडन हो, ठीक है, बिल्कुल वो, तो अगर 0 होगा तो यहाँ इम्पैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 0, तो क्लियरली है कि ये 2 आएगा, 2, तो इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी, वो 2 होगी। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस केस में अगर इम्पैक्ट फैक्टर 2 रहे तो आपकी सिग्मा इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल स्टैटिक, और इम्पैक्ट फैक्टर 2 किस केस में होता है, सडनली अप्लाइड लोड में। इसको सडनली अप्लाइड
लोड मतलब तुरंत ऐसा लोड जो तुरंत किसी भी कम साइड में सडनली अप्लाइड हो, सडन अप्लाइड कर गया मतलब वो आपका कौन सा है, वो इम्पैक्ट फैक्टर 2 होगा उस केस में, और जो आपका स्ट्रेस की वैल्यू है, इम्पैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी वो 2 टाइम्स ऑफ डेल स्टैटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारा इम्पैक्ट लोड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ लोड, विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर डेल, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल डिफॉर्मेशन ऑफ आपका इम्पैक्ट, ये भी क्या करेगा 2 इंटू डेल, यहाँ पे डेल स्टैटिक, ये भी लिख सकते हो। ये किसके लिए है, ये दोनों सडनली अप्लाइड लोड के लिए। ठीक है, ये सडनली अप्लाइड लोड के लिए एप्लीकेबल है ये दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। अब इसमें क्या है, पहला मान के चलो नॉर्मल लोड। नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड क्या आता है, विच एक्ट्स, नॉर्मल लोड देखो इस तरीके से, अगर बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और इस पे ये लोड एक्ट किया। ठीक है, ये लोड एक्ट किया, मान लो P। ठीक है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल, ये फेस है, इस क्रॉस सेक्शनल के परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कुछ भी लोड करेगा वो क्या कहलाता है, नॉर्मल लोड। तो लिख लो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन और फेस। ये फेस है, देखो यहाँ पे ये इस साइड मान के चलो x, इधर मान लो y और इधर z। ठीक है, तो x और y, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला z फेस, z फेस। तो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन और फेस, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल लोड। अगला लिखो शियर लोड। शियर लोड, शियर लोड क्या होता है, शियर लोड में इस तरीके से ठीक, शियर लोड में मान के चलो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट किया, ये क्या है P। ठीक है, या फिर यहाँ पे फोर्स एक्ट किया, ये P, इसको क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अगर इधर से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इधर से देखेंगे तो ये हो गया, तो मतलब ऐसा स्लाइड कर रहा है। तो इस केस में ये क्या हो गया आपका शियर लोड हो गया। तो ये क्या हो गया, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सियल लोड। It acts axial load. It acts along the longitudinal axis. ठीक है, it acts along the longitudinal axis. It acts along the longitudinal axis.
तो इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है पहले देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपका मान के चलो ये है बॉडी, यहाँ पे इस तरीके से ये, ठीक है। अब इस पे अब मान के चलो ये इसका सेंट्रॉइड है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका सेंट्रॉइड है। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये सारे जो सेंट्रॉइड है इससे मिल के जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगा, ये सारे सेंट्रॉइड से मिल के जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लिख लो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन फॉर्म फ्रॉम द, it is an imaginary line formed by joining the centroid of क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हैं जिसको ज्वाइन करते हुए सेंट्रॉइड को एक जो एक्सिस बनेगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो ये बात होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को। इट एक्ट्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक्सियल लोड। तो इसके अबाउट एक्ट करने वाला जो लोड है वो आपका क्या कहलाएगा? वो एक्सियल लोड। ये है एक्सियल लोड। और अगर इसेंट्रिक एक्सियल लोड की बात करूं, इसेंट्रिक, आगे लिख लो, इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इट एक्ट्स पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अगर एक्ट कोई पैरेलल करेगा, मतलब ये अगर आपका Q है तो ये क्या है? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसको लिख लो, इसेंट्रिक एक्सियल लोड का मतलब इट एक्ट्स इसेंट्रिक एक्सियल लोड, इट एक्ट्स पैरेलल टू द longitudinal axis. Eccentric axial load, it acts parallel to the longitudinal axis. ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड, perpendicular to transverse shear load। ये क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर टू द longitudinal axis and passes through the centroid of क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, बट कहाँ से पास करेगा? सेंट्रॉइड से पास करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी में ही दिखा दूं तो ये सेंट्रॉइड है, इसको अलग से कर लेते हैं, चलो इस तरीके से, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, ठीक है।
अब इस पे ये एक्ट किया, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ये वाला, इस पे एक्ट किया ये वाला फोर्स P, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यही है आपका ट्रांसवर्स शियर लोड, मतलब ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, मतलब इसके सेंट्रॉइड से एक्ट करेगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का सेंट्रॉइड ये है, इस पे एक्ट करेगा, बट ये किसके परपेंडिकुलर रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब ये ऐसा केस आएगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। अब इसी में इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की बात करूं, अगर ये इसेंट्रिक रहे, ये इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द सेंट्रॉइड होगा, पासेस पैरेलल टू द सेंट्रॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसके या फिर पासेस थ्रू सम डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, या फिर अवे फ्रॉम द, यहां पे लिख लो, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड पासेस अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे जो फोर्स है वो ऐसा एक्ट, यहाँ से एक्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अगर Q है तो यही है आपका इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है, तो इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड मतलब इसके सेंट्रॉइड से जस्ट पास में, अगर ये डिस्टेंस जो है मान के चलो E है, तो इसका इसेंट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी, यही है इसेंट्रिसिटी, कितना उसका गैप है, कितना डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से, वो इसेंट्रिसिटी हो गया। ठीक है, इतना दूरी पे सेंट्रॉइड से, तो ये क्या कहलाएगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ लोड के बारे में बात कर लिए, तो कुछ ये सारे के सारे जो हैं लोड्स और वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स हमने पढ़ लिया है। अब एक और बचता है, वो है हमारा फटीग लोड, जो कि हमारा किस में था, डायनेमिक में था। हाँ, तो फटीग लोड क्या लोड होता है, फटीग लोड मान के चलो ये एक पेन है, इस पे मैंने क्या किया, लोड ऐसा लगाया। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, फिर सडनली उसको मैंने ऐसा लगाया, फिर ऐसा लगाया, फिर ऐसा लगाया, तो इससे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर साइक्लिक लोड लग रहा है, एक साइकिल इधर आ रहा है, एक साइकिल इधर आ रहा है। तो इस टाइप के लोड में, लोड को क्या कहते हैं हम लोग, फटीग लोड। मतलब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, सेम मैग्नीट्यूड रहे पर डायरेक्शन चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो। ठीक है, तो आपका फटीग लोड में क्या हो जाएगा, फटीग लोड में, फटीग लोड लिखो, फटीग लोड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस with respect to time and these loads are repeatedly applied, मतलब इसको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, ये किए ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा। ठीक है, एंड these loads are repeatedly applied। ठीक है, तो फटीग लोड के एक प्रकार होते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, दूसरा होता है कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड, और तीसरा होता है अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, ये तीन टाइप के फटीग लोड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोड, कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड और अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है,
इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो इधर देख लो, अगर ये इस तरीके से एक बार है, अगर इसमें एक फोर्स P लगाया तो इस टाइप का लोड को क्या बोलते हैं हम लोग? इस टाइप के हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लोड। इस टाइप का लोड को क्या है? ये स्टैटिक लोड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस जगह पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज नोन एज स्टैटिक लोड। अगर इस तरीके से यहाँ पे है और यहाँ पे आपका मान लो P लोड टू P/2 कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड। ये क्या है हमारा? फ्लक्चुएटिंग लोड। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम। तो अगर इसकी बात करूँगी फ्लक्चुएटिंग लोड की, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा बट डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि P से लेके आपका P/2 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन एक ही साइड है। कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड का देख लो, इस तरीके से है। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है डायरेक्शन +P टू -P, P से -P, तो यहाँ पे लोड जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स्ड हो रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड P है लेकिन रिवर्स्ड डायरेक्टली वो निगेटिव साइड में फिर P जा रहा है। मतलब वो इस तरीके से साइकिल एक्ट करेगा, तो वो P टू -P। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कम्प्लीटली रिवर्स्ड लोड। तो इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, एंड डायरेक्शन बोथ चेंज, ठीक है। आगे देख लो, अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। यहाँ पे P2 -P/2 मान लो, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंज है, सिर्फ यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लो, ओनली डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंजेस बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। देखो मैग्नीट्यूड यहाँ पे P था और P था, तो इसलिए यहाँ पे ओनली डायरेक्शन चेंजेस, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहा। बट यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारे फ्लक्चुएटिंग लोड के बारे में। इस तरीके से हमने सारा का सारा लोड पढ़ लिया है, कैसे एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, ये सारा डिटेल हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास है हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब अब जो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का अभी तक जो चल रहा था वो केवल एक बेस था। अब इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हम लोग, जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, जो चैप्टर है आपका सिलेबस में, उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।